नमस्कार, पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। धर्मनगरी हरिद्वार इन दिनों अपराध का गढ़ बनती जा रही है। अपराधी खुलेआम रेप और हत्याकांड को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस की लकीर पीटने से इनमें मस्त है। 11 साल की मासूम की हत्या मामले में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसे देखने और सुनने के बाद आप भी दहल उठेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में हैवानियत की हद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दरिंदगी के सबूत। दरिंदगी के बाद की गई बेरहमी से हत्या। मकान की तीसरी मंजिल पर मिला था मासूम का शव। हमारा बच्चा पतंग लेने आया था, उससे कह रहे हम राजवीर से। धर्मनगरी हरिद्वार में दरिंदगी की ऐसी दास्तां सामने आई है जिसे सुनकर आप सिहर उठेंगे। 11 साल की मासूम को दरिंदों ने पहले अपनी हवस का शिकार बनाया और इसके बाद उसके हाथ पैर बांधकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाबालिग के साथ रेप की पुष्टि हुई है। और जहाँ तक डिमॉन्स्ट्रेशंस की बात है कि जो डिमॉन्स्ट्रेशन बिल्कुल आराम से और लोकतांत्रिक वे से हो रहे हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि कोई किसी भी तरह का जाम लगाएगा या और कोई हरकत करेगा तो उसमें फिर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे लोग। कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों को फांसी की मांग। पीड़ित परिवार से मिले पूर्व सीएम हरीश रावत। गुड़िया के इंसाफ के लिए विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा। बेटी को न्याय दिलाने के लिए हरिद्वार से देहरादून तक आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर आई है और आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रही है। आम आदमी मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, आम आदमी मैदान में। हम सारे लोग इस बात की शपथ लेते हैं कि हम जब तक उस बच्ची के अपराधी नहीं पकड़े जाते तब तक हम लोग इसी तरह सड़कों पे रहेंगे, उसको न्याय दिला के रहेंगे। हम उसका केस लड़ेंगे। प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, कोई सुरक्षित नहीं है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। हालांकि इस दौरान उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने इस घटना को विधानसभा में उठाने की बात कही है। ये दूसरा निर्भया कांड है, ये दूसरा हाथरस कि हमारी बेटी के साथ जो कुछ हुआ है वो है। तो हरिद्वार, इससे पूरा हरिद्वार अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ये बड़ा भारी कलंक है हम सब के ऊपर और ऐसे इसके अपराध के लोगों को सजाए मौत मिलनी चाहिए। ये मामला विधानसभा में भी उठेगा। बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाली हरिद्वार पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। रेप और हत्याकांड का मुख्य सरगना अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इसे लेकर हरिद्वार से देहरादून तक लोगों में भारी नाराजगी है। आशु शर्मा, न्यूज स्टेट, हरिद्वार। सही नहीं है, सभी लोग मौजूद है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। आज सदन में विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जहां हंगामे के आसार हैं और इससे पहले तीसरे दिन विपक्ष ने भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए हंगामा किया। प्रश्नकाल शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय, उपनेता करण मेहरा, कांग्रेस प्रांतीय अध्यक्ष प्रीतम सिंह आदि ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कर्मकार कल्याण बोर्ड, NH 74 जांच, छात्रवृत्ति घोटाला, स्टिंग, लोकायुक्त के मुद्दे पर हंगामा करते हुए नियम 310 में इस पर चर्चा कराने की मांग की। सीएम के औद्योगिक सलाहकार KS पवार की कंपनी पर भी अनियमितताओं के आरोप लगाए। सदस्यों ने काफी देर तक नारेबाजी भी की। सरकार के जवाब से संतुष्ट न होने पर विपक्ष ने दोपहर बाद सदन का वॉकआउट कर दिया। हंगामे के बीच विधानसभा में 6 विधेयक पारित किए गए। विधानसभा का शीतकालीन सत्र सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया। गुरुवार को
असरकारी दिवस के तौर पर रहेगा और सदन में गुरुवार को विपक्ष के मुद्दों पर ही चर्चा होगी। कल हमने पूरा प्राइवेट डे रखा है, विपक्ष को समर्पित कर दिया। कल अब विपक्ष के लोग कल कितना उठा पाएंगे, हमने तो उनको बड़े मन के साथ कहा कि आप आइए चर्चा करिए, अब वो कितनी चर्चा कर पाते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस त्रिवेंद्र सरकार को घेरने में जुटी है। सदन में जमकर हंगामा हुआ। सवालों के घेरे में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी और औद्योगिक सलाहकार केएस पवार और उनकी सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड नाम की चिटफंड कंपनी है। कांग्रेस ने पवार की चिटफंड कंपनी पर करीब 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने विधानसभा में नियम 310 के तहत सदन में चर्चा की मांग भी की। देहरादून का मौसम सर्द है, लेकिन सूबे का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस त्रिवेंद्र सरकार को घेरने में जुटी है। मामला इसलिए भी गंभीर है कि आरोपों के घेरे में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बेहद करीबी उनके औद्योगिक सलाहकार केएस पवार हैं। सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड नाम की कंपनी सवालों के घेरे में है। पवार इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के औद्योगिक सलाहकार केएस पवार के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। उनके ऊपर आरोप है जो कांग्रेस लगा रही है। उनका कहना है कि 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है, जो कि सीधे तौर पर इनकी कंपनी यानी कि सोशल म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड के ऊपर जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने पवार की कंपनी पर करीब 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं। सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड कंपनी के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर करीब 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी केएस पवार की कंपनी से जुड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए जांच की मांग की है। ये एक कंपनी है जिसमें के माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार का परिवार है और ये लगभग 225 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला प्रतीत होता है। सरकार से ये मांग रहेगी कि जितने उसमें मेंबर्स हैं या इन्वेस्टर्स जो भी कहलाते हैं उनकी केवाईसी की जांच कराई जाए और केवाईसी की जांच के साथ साथ अगर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है तो उनके खिलाफ जांच कराकर मुकदमा कायम कराया जाए भ्रष्टाचार का। कांग्रेस ने विधानसभा में नियम 310 यानी काम रोको प्रस्ताव के तहत सदन में चर्चा की मांग की। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के नियम 58 के तहत काजी निजामुद्दीन के उठाए मुद्दे पर चर्चा की मंजूरी दी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में साल भर का वक्त बचा है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी को घेरने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती। आरबीआई के माध्यम से सरकार को एक पत्र आया जिसमें कई कंपनियों का उल्लेख था कि सरकार इसकी जो है जांच कराए और जांच कराने के बाद वस्तुस्थिति से अवगत कराए। तो जांच कराने के बाद जो स्थिति सामने आई है निश्चित रूप से वो चिंतनीय है। वहीं बीजेपी नेता सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के औद्योगिक सलाहकार केएस पवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर खुल के बोलने से बच रहे हैं। 98 सही पाई गई, सोशल फाइनेंस व्यक्ति जो सही पाई गई वो 2019 में हो गया। अब वो कह रहे 2020 में ऐसे कोई पत्र आया है, तो हमने रिजर्व बैंक से पूछा, उन्होंने कहा हमने कोई पत्र भेजा ही नहीं। मैंने तत्काल सूचना लेते ही 11 बजे रिजर्व बैंक को फैक्स कराया कि क्या कोई आपने जांच मांगी, उन्होंने कहा हमने मांगी नहीं। उत्तराखंड में अपनी खोई सियासी जमीन को वापस हासिल करने में जुटी कांग्रेस ने बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि साफ छवि का दावा करने वाले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने सलाहकार से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सदन में चर्चा से बच रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि सीएम के करीबी पर लगे करप्शन के आरोप आने वाले दिनों में बीजेपी और सीएम रावत की कितनी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। न्यूज स्टेट के लिए दिल्ली से सैयद आमिर और देहरादून से सुरेंद्र डसीला की रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सीएम त्रिवेंद्र रावत और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। साथ ही सीएम के औद्योगिक सलाहकार की कंपनी में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कंपनी के करीब 2.5 लाख निवेशकों का कोई अता पता नहीं है। कार्यस्थगन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के जो औद्योगिक सलाहकार हैं उनकी जो कंपनी है, जिस कंपनी में वो स्वयं डायरेक्टर थे लेकिन बाद में उन्होंने पद छोड़ दिया, आज उस कंपनी को उनकी पत्नी, उनका भाई, उनका बेटा संचालित करने का काम कर रहे हैं। तो उसमें आरबीआई के माध्यम से सरकार को एक पत्र आया जिसमें कई कंपनियों का उल्लेख था कि सरकार इसकी जो है जांच कराए और जांच कराने के बाद वस्तुस्थिति से अवगत कराए। तो जांच कराने के बाद जो स्थिति सामने आई है निश्चित रूप से वो चिंतनीय है। इस कंपनी में लगभग 250
जो है 2.5 लाख जो है 2.5 लाख लोग वो है निवेशक हैं, उनका आता पता नहीं है, उनके नाम पते नहीं है, उनका पता नहीं है। ये बहुत गंभीर विषय से बड़ा गंभीर विषय दूसरा हो नहीं सकता। जो कंपनी पहले जो है कुछ करोड़ों में चल रही थी, 2017 के बाद 200 करोड़ रुपया में जो है ये क्या नाम कंपनी चल रही है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के औद्योगिक सलाहकार केएस पवार की चिटफंड कंपनी पर लगे फर्जीवाड़े के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने हमले तेज कर दिए हैं। वहीं बीजेपी बचाव करती नजर आई। आपको बता दें कि आरबीआई ने 2018 में पवार की चिटफंड कंपनी सोशल म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड समेत उत्तराखंड की 12 कंपनियों की जांच के आदेश दिए थे। आरोप ये भी है कि सीएम के सलाहकार केएस की कंपनी का नाम एसआईटी जांच से हटा दिया गया था। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी और औद्योगिक सलाहकार केएस पवार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। उत्तराखंड के संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक 2020 में आरबीआई से सोशल म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड को लेकर सरकार को किसी तरह का नोटिस मिलने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तो जून 2018 में ही केएस पवार की कंपनी सोशल म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड समेत उत्तराखंड की कुल 12 कंपनियों के खिलाफ नोटिस जारी किया था। 18 में हालांकि जो आरबीआई है उसने करीब 12 कंपनियों की लिस्ट जारी करते हुए उनको नोटिस भेजा था और कहा था ये गलत गतिविधियों में शामिल है, और इसमें एक कंपनी ये भी थी जो कि केएस पवार की। आरबीआई ने कहा था ये चिटफंड कंपनियां उत्तराखंड में अवैध गतिविधियां चला रही हैं, लिहाजा सोशल म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड समेत इन 12 कंपनियों के साथ किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन न किया जाए। पहले आपका ऑथराइज कैपिटल होती है कि इतने आपकी पैसे आपने इसमें डाला और इस पैसे से आप इतना बिजनेस कर सकते हैं। अनलिमिटेड बिजनेस नहीं है इसमें, जैसे बैंक अनलिमिटेड बिजनेस करता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कर सकती है, क्योंकि उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप कितना अपना जो है पार्ट डालेंगे और कितना आप बिजनेस कर सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो होता है, बिकॉज इसमें फंडिंग आती है, उनको मेंबर बनाते हैं, शेयर होल्डिंग दिखाते हैं, फिर उनको पैसा वापस करते हैं। तो इस तरह के जो है घपले काफी कॉमन है इस तरह की कंपनीज में। बताया जा रहा है कि आरबीआई की सख्ती पर उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने आरबीआई के आदेश पर इन चिटफंड कंपनियों के खिलाफ एसआईटी की जांच कराने की बात कही थी, लेकिन आरोप है कि सोशल म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड का नाम जांच वाली चिट्ठी से अलग कर दिया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने हमला बोलते हुए कहा कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले सीएम रावत अब चुप क्यों हैं? उनके करीबी केएस पवार की जो कंपनी 2017 से पहले कुछ करोड़ की थी, चंद साल में कैसे 200 करोड़ से ज्यादा की कंपनी बन गई। जो कंपनी पहले जो है कुछ करोड़ों में चल रही थी, 2017 के बाद 200 करोड़ रुपया में जो है ये क्या नाम कंपनी चल रही है। आपको ये भी बता दें कि सोशल म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत 22 फरवरी 1995 को हुई थी। कंपनी का पता सोशल पॉलीगॉन टावर, हरिद्वार बाईपास रोड, देहरादून के नाम से दर्ज है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है 26965। आपको ये भी बता दें कि सोशल म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड कंपनी की आखिरी सालाना आम बैठक यानी एजीएम 27 सितंबर 2019 को हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मुताबिक इस कंपनी ने 31 मार्च 2019 को आखिरी बार अपनी बैलेंस शीट फाइल की थी। बहरहाल बीजेपी आरोपों को गलत बता रही है, कांग्रेस ने हमले तेज कर दिए हैं। ऐसे में सीएम रावत के करीबी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर आने वाले दिनों में उत्तराखंड में सियासी घमासान तेज होने के पूरे आसार हैं। न्यूज स्टेट के लिए दिल्ली से सैयद आमिर के साथ देहरादून से सुरेन डसीला की रिपोर्ट। श्रम विभाग के कर्मकार पोर्ट का मामला भी सदन में उठाया गया, जिस पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि कर्मकार पोर्ट में उनके रहते कोई घोटाला नहीं हुआ, सभी कारण नियमों के तहत किए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम हरीश रावत को छोड़कर विपक्ष में इंदिरा हृदयेश या प्रीतम सिंह किसी ने भी घोटाले की बात नहीं कही। उधर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने तंज कसते हुए कहा कि हरक सिंह रावत बीजेपी में आए घोटालेबाज हो गए, जबकि कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि हरक सिंह रावत ईमानदार आदमी है। नियमों की अनदेखी के ये कह सकते हो आप, पर घोटाला तो नहीं है ना। मतलब घोटाले शब्द में और अनदेखी नियमों को शिथिल करने में अंतर है ना, दोनों में। ठीक है, जांच के लिए कहा ना, लेकिन कहीं भी उन्होंने मेरे खिलाफ पूरे विपक्ष ने हरीश रावत जी को छोड़ दिया जाए। जब मैंने उनकी सरकार से मैंने हटा हूँ, बगावत की उनके खिलाफ,
तो उनकी पीड़ा है। नहीं, सरकार फंसा रही है काम ने कि भाई तुम लोगों ने इसका वोट भंग कर दिया, इसे अपमानित किया। हमारे यहाँ भी ये मंत्री था, तब इस पर कोई भ्रष्टाचार नहीं, तुम्हारी पार्टी में जाते ही ये भ्रष्ट हो गया। देखो, तुम्हारे कांग्रेस के कर्मों के कारण तुम हैं हमारे पास, कांग्रेस के बुरे कर्म थे तभी तो आए हमारे पास। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास थे तब तक तो वो भ्रष्ट नहीं थे, ईमानदार थे। जैसे ईमानदार है वो ना, वो कांग्रेस भ्रष्टाचार थी, कांग्रेस को छोड़ के हमारे पास आए, वो तो ईमानदार है। कौन कह रहा है ईमानदार? हरक सिंह रावत जी एक अच्छे हमारे बड़े नेता, ईमानदार है। कौन कह रहा है उनको? दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के डिबेट के चैलेंज पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि हम देहरादून में नहीं, दिल्ली में डिबेट करेंगे। दिल्ली में, देहरादून में नहीं करेंगे डिबेट, दिल्ली में करेंगे। हम दिल्ली मॉडल को देखकर डिबेट करेंगे। हम दिल्ली मॉडल भी देखेंगे और अपना उत्तराखंड मॉडल वहां दिखाएंगे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए अगर आप देहरादून, मसूरी, चक्राता या ऋषिकेश आने का प्लान बना रहे हैं तो उस पर दोबारा विचार कर ले। देहरादून प्रशासन ने क्रिसमस और नए साल पर सभी होटलों, बार, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थलों पर पब्लिक गैदरिंग, सामूहिक पार्टी और सेलिब्रेशन प्रोग्राम पर बैन लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि देहरादून शहर ही नहीं, मसूरी, चक्राता और ऋषिकेश में भी किसी तरह का कोई जश्न नहीं मनाया जा सकेगा। इसके उल्लंघन पर महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। इस पाबंदी से पर्यटन कारोबारियों में मायूसी है। दरअसल नए साल और क्रिसमस को लेकर देहरादून और मसूरी के सभी छोटे बड़े होटलों में तैयारी की गई थी, जिसके लिए एडवांस बुकिंग भी कर दी गई थी, मगर अचानक आए जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद कारोबारियों में मायूसी है। ना तो 25 तारीख सेलिब्रेट होगी क्रिसमस की, और दूसरी तरफ 31 की जो तैयारियां होटलों ने कर रखी थी, बड़े बड़े होटल थे, 5 स्टार होटल थे, उन सब पर आपने रोक लगा दी। तो एक दिक्कत का काम है कि जो मसूरी वासी पहले ही परेशान था, अब और ज़्यादा परेशान होगा। टूरिस्ट परेशान होने के लिए तो आता नहीं है, तो लिहाजा एक टूरिज्म सेक्टर को भी और हर वर्ग को एक धक्का लगेगा। इससे मसूरी में जो व्यवसायी हैं, चाहे होटल व्यवसायी हों, अन्य व्यवसायी हों, उनको आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इस बार पूरे वर्ष भर पूरे प्रतिष्ठान बंद रहे हैं, काम वैसे ही नहीं चल रहा है। थोड़ा टूरिस्टों का आने का हुआ भी, जब एक बार फ्लो बनना शुरू हुआ तो एडवांस बुकिंग थी, लेकिन इस आदेश के बाद एकदम से बुकिंग भी कैंसिल हो रही हैं। अद्भुत बात यह है कि पूरे के पूरे प्रदेश में सिर्फ जिला देहरादून एक ऐसा जिला है जहाँ पे साप्ताहिक बंदी लागू होती है, लॉकडाउन माना जाता है, जहाँ पे कार्यक्रमों पर रोक है। बाकी समस्त 12 जिलों में कहीं पर भी ना तो कार्यक्रमों में रोक है, ना ही साप्ताहिक अवकाश है। और इसी बीच उत्तरकाशी से बड़ी खबर मिल रही है। एक हफ्ते में कोरोना के 210 नए मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, एक हफ्ते में कोरोना के 210 नए मामले सामने आए हैं। उत्तरकाशी में कोरोना के 256 एक्टिव मामले हैं। कोरोना की वजह से माघ मेले को टाला गया है। 14 जनवरी से माघ मेले का होना था आयोजन, लेकिन कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया है। और एक हफ्ते में 210 नए मामले सामने आए हैं। एक बार फिर से आंकड़े जो आ रहे हैं बेहद ही चौंकाने वाले आ रहे हैं, क्योंकि लगातार फिर से मामले जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इसको देखते हुए सतर्कता बेहद जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। चमोली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की वजह से रात का पारा -2 तक लुढ़क रहा है, मगर ठंड के बावजूद क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियां जोरों पर है। आपको बता दें कि जो पर्यटन स्थल की अगर बात करें तो मशहूर पर्यटन स्थल औली समेत तमाम हिल स्टेशनों पर सेलिब्रेशन को लेकर पुख्ता तैयारी की गई है। कोरोना संक्रमण के बीच पर्यटकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और यहाँ रुकें कुछ ही पलों के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।